हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टैब। तो इस सेशन में जो है वो हम एचपीटीजीटी कमीशन के लिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फ्रॉम द केमिस्ट्री बैकग्राउंड उन्हें जो है वो हम इस सेशन में करेंगे। सो आई होप यू विल लाइक द क्वेश्चन। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो बैच है वो 24 अप्रैल 2023 से जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एचपीटीजीटी कमीशन फॉर मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड एज वेल एज फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स जो है वो बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी जो है वो जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करवा लीजिए ताकि आप जो है वो उसका ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बूस्ट अप कर सके। तो चलो अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट से करते हैं क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड। इसमें से ओजोन को सबसे ज्यादा जो खतरा है वो किस पेस्टिसाइड से है। आपके पास ऑप्शंस हैं डीडीटी, बेंजीन, मिथाइल ब्रोमाइड या फिर इथाइलिन ओजोनोनाइट्स। क्लियर है? तो आप बताइए मुझे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड। तो अगर मैं डीडीटी की बात करूं सो दिस वन इज व्हाट, ये बैंड है हमारे पास, क्योंकि ये जो है वो एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी यूजफुल जो है वो नहीं था, तो ये तो नहीं हो सकता है। बेंजीन इज नॉट यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। अगर मैं इथाइलिन ओजोनोनाइट्स की बात करूं तो इसे भी जो है वो एज अ पेस्टिसाइड नहीं यूज करते हैं। अगर आपने कभी भी पेस्टिसाइड वाले पैकेज को बाहर उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा हो तो वहां पे जो है वो मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो देखने को मिलता है। दैट इज वाई जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या है कि जो भी खेतों में जब आपकी फसल उगाई जाती है उनके ऊपर जो भी कीटाणु बैठते हैं या जीव जंतु बैठ रहे हैं, छोटे छोटे टाइप इंसेक्ट्स वगैरह, उनको मारने के लिए जिन दवाइयों का यूज किया जाता है दैट आर नॉन एज द पेस्टिसाइड। और एज अ पेस्टिसाइड हम जिस केमिकल का यूज करते हैं दैट इज ऑप्शन सी, मिथाइल ब्रोमाइड का यूज जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है? और अगर मैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन की बात करूं कि यहाँ से कहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो डीडीटी से क्वेश्चन आ सकता है। डीडीटी इज व्हाट डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज नॉन एज द डीडीटी एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। सो ये क्या है, बहुत ज्यादा पॉइजनस इन नेचर है। 1972 में जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे बैन कर दिया था और बहुत सी ऐसी कंट्री हैं यूनाइटेड स्टेट के बाहर जो अभी भी डीडीटी का यूज कर रही है, किसके लिए, मच्छर को मारने के लिए, ताकि वहां पे जो है वो मलेरिया जैसे डिजीजेस जो है वो क्रिएट ना हो। सो यहाँ से अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से डीडीटी के ऊपर जो है वो फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कैसे भी करके डीडीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म जो है वो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज नॉन एज द डीडीटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैकरीन इज मेड अप ऑफ। इसमें से जो सैकरीन है जो एक आर्टिफिशियल शुगर है वो इनमें से किसके द्वारा जो है बनाई जाती है। ऑप्शन की बात करूं देन टॉलुइन, फिनोल, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। सो ये जो है वो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से जो है वो ये क्वेश्चन लिया गया है। So the right answer of this question is option A, that is toluene। टॉलुइन क्या होता है, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। सो इसकी हेल्प से जो है वो किसकी फॉर्मेशन करी जाती है, सैकरीन की फॉर्मेशन जो है वो करी जाती है। क्लियर है? अगर मैं सैकरीन की बात करूं सो नो फूड एनर्जी इज प्रेजेंट इन इट। यहाँ पे कोई भी फूड एनर्जी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। 300 to 400 टाइम्स जो है वो ज्यादा स्वीट होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल शुगर। और बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स हैं, कुकीज हैं या फिर बिस्किट्स वगैरह है जहां पे सैकरीन का यूज जो है वो एज अ स्वीटनिंग एजेंट जो है वो किया जाता है। ये जो है वो हीट के साथ एक स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। और फूड आर्टिकल्स की बात करूं तो ये वहां पे रिएक्ट जो है वो नहीं होता है। और अगर अदर स्वीटनर्स के साथ मैं इसका कंपैरिजन करूं तो सैकरीन इज ब्लेंड विद अदर स्वीटनर्स। तो अदर स्वीटनर्स के साथ भी जो है ये प्रॉपर्ली जो है वो सॉल्युबिलिटी को शो करता है। एंड सैकरीन इज नॉट वाटर सॉल्युबल इन इट्स एसिड फॉर्म। दिस वन इज इंपॉर्टेंट कि सैकरीन जो है वो अपनी एसिड फॉर्म में जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। अगर मैं और बात करूं तो फ्रॉम एसिड फॉर्म सोडियम सॉल्ट इज यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। जैसे कि सैकरीन जो है वो एक्विस सॉल्यूशन में जो है या अपने एसिड फॉर्म में डिसॉल्व नहीं होता है, तो वहां पे एज अ स्वीटनिंग एजेंट में या फिर डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स के लिए जो है वो सोडियम सॉल्ट का यूज जो है वो किया जाता है।
और अगर कैल्शियम सॉल्ट की बात करूं तो उसे भी जो है वो कभी कभी यूज किया जाता है। ब्लैडर कैंसर कैन बी डेवलप ड्यू टू दी हायर इनटेक ऑफ सेक्रिन। सो ये इसकी क्या है, एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप सेक्रिन को ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे पास ब्लैडर कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर जैसी बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एंड इट हैज नो न्यूट्रिशनल वैल्यूज, सेक्रिन में जो है कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं पाई जाती हैं। तो जितने भी आपके बिस्किट्स वगैरह हैं या कोई भी कैंडीज हैं, जेलीज हैं, तो उनमें जो शुगर का यूज किया जाता है दैट इज द टाइप ऑफ द सेक्रिन दैट इज मेड फ्रॉम द टॉलुइन। और ये क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इवन दिस इज 300 to 400 टाइम्स बेटर देन अदर शुगर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फिलर इन टाइप ऑफ रबर? क्लियर है? तो वो कहता है कि इसमें से जो है वो रबर में जब फिलिंग करी जाती है तो किस कंपाउंड का यूज जो है वो किया जाता है। अब देखो जब टायर्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर करी जाती है, सल्फर की एडिशन करके जो है वो रबर को क्या किया जाता है, सॉफ्ट से हार्ड बनाया जाता है। तो आपने कभी भी अगर मैं एक टायर की ही एग्जांपल दूं तो अगर आपने टायर के कभी इंटरनल स्ट्रक्चर को आप चेक करोगे तो वहां पे आप देखोगे कि किसी कंपाउंड के फिलर का जो है वो वहां पे यूज किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस है कार्बन ब्लैक, कोल, कोक या फिर ग्रेफाइट। इनमें से किसका यूज जो है वो एज अ फिलर किया जाता है इन द टाइप ऑफ रबर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन ब्लैक का यूज जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इसकी तो वो कहता है कि ऑलमोस्ट ऑल रबर कंपाउंड्स यूज कार्बन ब्लैक एज द फिलर। जितने भी रबर कंपाउंड्स हैं वो जो है कार्बन ब्लैक का यूज करते हैं फिलिंग के लिए, जस्ट लाइक दिस। एंड कार्बन ब्लैक फिलर के जो फंक्शन है वो ये क्या है कि ये इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्ट्रॉन्ग करता है और स्ट्रेंथ और वल्केनाइजेशन के तौर पर जो है हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। So the results of the rubber compound can be useful। कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है, तो शू सोल्स बनाने में, ग्लव्स बनाने में या व्हीकल के टायर्स बनाने में जो है वो हम इसका यूज करते हैं, जहां पे पहले वल्केनाइजेशन ऑफ रबर करी जाती है विद द हेल्प ऑफ सल्फर एंड देन कार्बन ब्लैक को ऐड किया जाता है एज अ फिलर। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो कहता है क्लाउड इज अ कोलॉइडल डिस्पर्जन ऑफ, कि जो क्लाउड है वो किस टाइप का जो है इसमें से बनता है। क्या वो एयर इन अ डिस्पर्जन मीडियम ऑफ वाटर है, फोग इन अ डिस्पर्जन मीडियम ऑफ वाटर, मिस्ट इन अ डिस्पर्जन मीडियम ऑफ वाटर या फिर वाटर ड्रॉप्स इन अ डिस्पर्जन मीडियम ऑफ वाटर? आपको याद होगा कि जब भी आप कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं तो हम वहां पे जो है एक डिस्पर्स्ड फेज के बारे में स्टडी करते हैं। एक आपके पास होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक आपके पास होता है डिस्पर्जन मीडियम। और अगर मैं इनकी बात करूं तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं तो डिस्पर्स फेज का मतलब है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और डिस्पर्जन मीडियम का मतलब है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे आप क्या कहते हो, डिस्पर्जन मीडियम कहते हो। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्लाउड्स की बात करूं तो क्लाउड्स में क्या है, एक तो हवा भरी होगी और साथ में क्लाउड्स में क्या होते हैं, पानी प्रेजेंट होगा क्योंकि तभी बारिश होती है। सो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज ऑप्शन हम क्या बोल सकते हैं कि क्लाउड जो है वो किसका कोलाइडल सॉल्यूशन है, वाटर ड्रॉप्स इन एयर, दैट इज लिक्विड इन एयर का जो है ये क्या है, कंपोजिशन। क्लियर है? लिक्विड इन एयर दैट मींस कि लिक्विड की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट डिस्पर्जन मीडियम जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, आपकी हवा है। सो रिमेंबर दिस थिंग दैट इज क्लाउड इज द colloidal dispersion of water drops in a dispersion medium of the air. So option D is the right answer of this question. Clear है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। Which of the following pairs of material serves as electrodes in chargeable batteries commonly in devices such as torch, electric shavers, etc. तो वो कह रहा है कि जो भी आप टॉर्चेस वगैरह यूज करते हो या इलेक्ट्रिक शेवर्स यूज कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी से बने हुआ कोई भी इक्विपमेंट जो है वो आप यूज कर रहे हो, तो उसमें किस बैटरी का यूज जो है वो किया जाता है। देखो जो बैटरी है ना उसका काम क्या है कि या तो वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रही है या तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। और बैटरीज जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक आपकी होती है प्राइमरी बैटरी और एक आपकी होती है सेकेंडरी बैटरी। और अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो ये क्या होती है, नॉट चार्जेबल,
मतलब अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो कर लिया, बार बार जो है वो इस बैटरी का यूज नहीं कर सकते हो। और सेकेंडरी का मतलब है कि वी कैन चार्ज दिस, कि हम जो है वो इसे बार बार चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फोन लैपटॉप्स हो गए तो वहां पे क्या, अगर चार्जिंग खत्म होगी तो हम बैटरी को जो है वो दोबारा चार्ज कर लेते हैं। अगर मैं प्राइमरी बैटरीज की बात करूं तो यहाँ पे आपको ड्राई सेल और मरकरी सेल जो है वो इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको लेड कैडमियम सेल और यहाँ पे एक और निकल कैडमियम सेल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ये फर्स्ट ऑप्शन में बताता है आयरन एंड कैडमियम। सो आयरन का यूज हम एज अ बैटरी जो है वो नहीं करते, तो ये नहीं हो सकता। निकल एंड कैडमियम के बारे में हम सोच सकते हैं, बट नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, लेड पर ऑक्साइड एंड लेड, नो, एज अ लेड जो है वो हम अकेले इसका यूज नहीं करते हैं। जिंक एंड कार्बन, नो, सो द राइट आंसर इज निकल एंड कैडमियम, जो कि सेकेंडरी बैटरी का एक टाइप है, उसका जो है हम यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में एज अ बैटरी। क्लियर है ये क्वेश्चन? सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज निकल एंड कैडमियम बैटरीज का यूज किया जाता है टॉर्च और इलेक्ट्रिक शेवर्स में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is used to restore the color of old oil paintings? Easy question है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें वो पूछ रहा है कि इसमें से किसका यूज किया जाता है जो भी हमारी ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स होती हैं उनको रिस्टोर करने के लिए। सो द ऑप्शंस आर ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड या फिर सोडियम परऑक्साइड। तो अगर मैं बात करूं ओजोन की तो ओजोन का तो इसमें कोई लेना देना है नहीं है। हमारे पास ये तीन ऑप्शंस फिर भी बच सकते हैं। बेरियम ऑक्साइड का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि ये ज्यादा ही रिएक्टिव हो जाएगा। अब बचे इन दोनों ऑप्शंस में, तो इन दोनों ऑप्शन में अच्छे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो हेल्प करेगा चीजों को रिस्टोर करने में। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज्ड टू स्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। क्लियर है ये बात? चलिए अगर मैं इसकी हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करूं तो जैसे कि मैंने पहले कहा, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? और ऑल्सो ये अच्छा सा जो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, सिचुएशन के हिसाब से ये रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, कब? जब उसका मीडियम क्या है, एसिडिक है, एंड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। क्लियर है? और रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पीएच ऑफ द रिएक्शन। अगर पीएच जो है वो रिएक्शन की लेस देन 7 है, दैट मींस कि एसिडिक मीडियम है, और अगर पीएच जो है वो मोर देन 7 है, दैट मींस कि वो क्या है, बेसिक मीडियम है। ऑक्सीडेशन का मतलब अगर मैं बात करूं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मींस कि ऑक्सीडेशन मींस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्टेंट। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन कर लो या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लो, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग कि हाइड्रोजन परऑक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम। दैट इज व्हाई जब हमने ऑयल पेंटिंग्स को रिस्टोर करके रखना है तो उसमें हम बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज जो है वो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। वो कह रहा है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है उसका क्या काम है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, सो ऑप्शन ए कहता है इंक्रीजिंग इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन रीसेंट ईयर्स। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज जो हो रहा है वो ओजोन की वजह से है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो इंक्रीज होता है। ऐसे हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे, जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, हमारा एनवायरमेंट भी उतना ही ज्यादा क्लीन रहेगा। नेक्स्ट था चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू द अर्थ, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सप्लाइंग ऑक्सीजन फॉर पीपल ट्रैवलिंग इन जेट्स, बिल्कुल भी नहीं। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, उसके बाद में बात करती हूँ। लेकिन अगर ओजोन लेयर की बात करूँ तो ओजोन लेयर का काम क्या है कि वो हमें सूर्य की तरफ से आने वाली हानिकारक यूवी रेडिएशन से जो है वो हमारी अर्थ को और हमें जो है वो प्रोटेक्ट करती है। सो ओजोन लेयर की जो प्रेजेंस है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में, उसका काम क्या है कि वो यूवी रेडिएशन को चेक करती है अर्थ तक पहुंचने से पहले। क्लियर है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो भी जेट प्लेन्स जो है वो हमारे
एनवायरमेंट में या नीचे ऊपर जाके जो है वो थोड़ा फ्लाई करते हैं, वो कौन से लेयर में जो है वो जेट प्लेन्स उड़ने को देखने को मिलती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो जेट प्लेन्स जो है वो फ्लाई करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट कि जो जहां पे हम रहते हैं दैट इज व्हाट बायोस्फीयर, और जो फर्स्ट लेयर है दिस इज नोन एज द ट्रोपोस्फीयर, जिसका अर्थ के साथ भी लिंक होता है। जैसे ही आप 40 to 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर देखने को मिलेगी, और आगे जाके वो मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जो है वो देखने को मिलती है। सो ये जो है यहाँ पे बैड ओजोन और गुड ओजोन के बारे में जो है वो बताया गया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ओजोन लेयर है वो हमें जो है यूवी रेडिएशन से बचाती है, इसलिए जो है वो ओजोन लेयर का वहां पे प्रेजेंट होना जो है वो जरूरी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप जितने भी कंपाउंड्स देखते हो, जितने भी चीजें वहां पे या नए नए मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स वहां पे फॉर्म हो रहे हैं, वहां पे किस टाइप की बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलती है? ऑप्शंस आर मेटालिक बॉन्ड, डाइपोलर बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं मेटालिक बॉन्ड की बात करूं सो दिस इज व्हाट मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे जो है वो अलॉयज की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड इज प्रेजेंट देयर। अगर मैं डाइपोलर बॉन्ड की बात करूं दैट इज मींस मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जिसे आप कह सकते हो जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्लियर? आयनिक बॉन्ड की बात करूं तो ये जो है वो कैटायंस और एनायंस के बीच में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपको आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एंड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जहां पे आप शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हो और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हो तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलती है। एंड एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि कार्बन सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्डिंग को शो करता है, क्योंकि उसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। कैटिनेशन का मतलब क्या है कि कार्बन अपने ही कार्बन के साथ, अपने ही एलिमेंट के साथ जो वो बॉन्ड बनाना जो है वो पसंद करता है। तो यहाँ पे सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी भी जो है वो देखने को मिलती है। सो वी कैन से दैट कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कौन सी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा वहां पे देखने को मिलती है। क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हो, अगर मैं एक सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करूं तो वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, कोई मेटल नहीं है वहां पे ज्यादा जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग देखने को मिलती है। दैट इज व्हाई कोवेलेंट बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट? देखो उन्होंने सिर्फ जनरल फॉर्मूला पूछा हुआ है इसमें कि डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है। देखो अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट कौन बनाता है? आपका ग्रुप 70 हैलोजेनेट्स। जो ग्रुप 7 है जिसे आप हैलोजेंस के नाम से जानते हैं, इनका काम क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मिंग का काम करते हैं ये, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है वो सॉल्ट ही बनाते हैं। क्लियर है? तो दैट मींस कि जब हम डाइसोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें जो है वो एक हैलोजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। एजो का मतलब क्या है? एजो मतलब कि एजॉट गैस। एजॉट गैस मतलब कि विदाउट लाइफ, इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं होती है जनरली, दैट इज नॉन एज द नाइट्रोजन। क्लियर है? तो मतलब कि डाइजोनियम सॉल्ट में नाइट्रोजन का प्रेजेंट होना भी जरूरी है। सो ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट कट हो गया। अब एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी है, तो ये डायरेक्ट कट हो गया क्योंकि ये नहीं हो सकता। डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं था, अब नाइट्रोजन यहाँ भी और यहाँ भी है, बट यहाँ पे कोई सॉल्ट वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कि इसे क्या कहते हैं? Rn2 positive Cl negative is known as the diazonium salt. So option B is the right answer. Clear है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following will be the product A in the given reaction? आपके सामने एक रिएक्शन दी गई है और उसमें ये पूछा गया है कि बताइए इसमें A की जगह जो है वो कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। ऑप्शन है आपके पास, पहले है क्या? ये एनिलीन की रिएक्शन करवाई गई है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करवाई जा रही है। आपके पास ऑप्शन है कि क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी, बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, या फिर इनोलेट फॉर्म की फॉर्मेशन होगी। तो देखो कीटो इनोल फॉर्मेशन तो यहाँ देखने को मिल ही नहीं रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
क्लोरोबेंजीन इसलिए नहीं नहीं बन सकता क्योंकि वहां पे ऑलरेडी NH2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन तो हो नहीं रही है। बेंजीन अकेला नहीं बनेगा, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ से N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो अटैच हो जाएंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कि इस रिएक्शन में जिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो कौन सा होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एसिड नॉर अ बेस। इसमें से कौन सा वो मॉलिक्यूल है या कौन सा वो कंपाउंड है जो ना तो एसिड है और ना ही बेस है। तो देखो फर्स्ट है आपका पोटेशियम क्लोराइड, सेकेंड है आपका इथेनॉल, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन इथेनॉइक एसिड। ये क्या है आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट में इसे कह सकती हूँ, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सभी को पता है कि ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है। क्लियर है? और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये क्या है, हमारे पास वीकेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है। क्लियर? सो बचा आपके पास क्या, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड इज व्हाट, सॉल्ट। तो उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ना तो एसिड है ना तो बेस है, देन ऑप्शन ए दैट इज पोटेशियम क्लोराइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। इसमें इसका IUPAC नेम की बात करूं तो देखो सबसे पहला काम क्या है, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट से लोएस्ट पोजीशन देनी है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब देखो 4 कार्बन एटम्स है, मतलब कि वहां पे ब्यूट प्रेजेंट होना चाहिए, तो ब्यूट जो है वो इन दो ऑप्शंस में प्रेजेंट है, तो मतलब ये और ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे इथाइल और मिथाइल, तो मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और समझ में आ गया कैसे, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 कार्बन प्रेजेंट है, ब्यूट इन सिंगल बॉन्ड है, और NH2 लगा हुआ है, दैट इज एमाइड। So that is why 2-methyl butanamide is the right answer of this question. Clear? Next question है, rotation of plane polarized light can be measured by। कि plane polarized light जब होती है, जब एक मॉलिक्यूल को पोलराइज कर दिया जाता है in the presence of light, तो उसको जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, मैनोमीटर, कैलोरीमीटर, विस्कोमीटर या पोलैरीमीटर। अब अगर मैं बात करूं विस्कोमीटर की, तो ये क्या करता है, विस्कोसिटी को मेजर करता है। हम सभी ने इसके प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन लेवल में कर रखे हैं। आई होप कि आपको उसका इंस्ट्रूमेंट याद होगा। ऐसे यूट्यूब टाइप में होते हैं, एक इस टाइप बाउल होता है, एक इस टाइप जो है वो एक बाउल बना होता है। आगे दिखाऊंगी। कैलोरीमीटर जो है वो हीट, स्पेसिफिक हीट को नापने के काम आता है। मैनोमीटर की अगर बात करूं तो ये प्रेशर ऑफ द गैसेस को नापने के काम आता है। सो द राइट आंसर इज पोलैरीमीटर। सो द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, पोलैरीमीटर से जो है वो मेजर करी जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अगर मैं कैलोरीमीटर की बात करूं, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, सो दिस इज द डिवाइस फॉर मेजरिंग द हीट डेवलप्ड during a mechanical, electrical or chemical reaction and for calculating the heat capacity of the material। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो कैलोरीमीटर है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल्स को नापने के लिए जो है वो उसका यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं मैनोमीटर्स की बात करूं, सो मैनोमीटर क्या है, यहाँ पे गैसियस के प्रेशर को जो है वो, ये लिक्विड के प्रेशर को जो है वो नापने के काम ये आता है। क्लियर है? विस्कोमीटर की बात करूं तो देखो ये आपने जो है वो प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं, क्योंकि हम विस्कोसिटी में जो है वो टाइम नोट करते थे कि कितने टाइम में जो है वो वापस से फिल हो रहा है। क्लियर है? और ये दिस इज द पोलैरीमीटर, जिसका यूज जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चेक करने में किया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीथिंग व्हिच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम इज। कोई भी ऐसी चीज है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है। मतलब मान लो ये कोई चीज है, यहाँ से साइकिल चली है और यहाँ पे दोबारा पहुंच गया, और हमें किस चीज से लेना देना है, सिर्फ इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। हमें जो है वो पाथ से, मतलब वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, या इधर जा रहा है, या फिर से इधर जा रहा है, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो उस टॉपिक का या उस सिस्टम का नाम क्या होता है। देखो क्वेश्चन था एनीथिंग व्हिच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से दिया गया, जहां से दो क्वेश्चंस जो है वो, दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक है आपका स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन।
तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पे ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो आ चुका हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं वो चीजें करवा भी चुकी हूँ। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, आपके पास ऑप्शन है एनवायरमेंट, तो हम उसे एनवायरमेंट नहीं कहते हैं, सराउंडिंग भी उसे नहीं कहते हैं। अब बचे स्टेट, फंक्शन और एंथैल्पी, तो एंथैल्पी तो पर्टिकुलर नहीं होगा क्योंकि वो तो हीट के साथ रिलेट करती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कि जो भी कोई सिस्टम सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी जैसे एक था कि जहां पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। और जहां पे आपके हर रास्ते में आप कहां कहां रुके हो, कहां कहां फॉरवर्ड रिएक्शन हुई है, कहां कहां बैकवर्ड रिएक्शन हुई है, या किस तरीके से कितना टाइम लग रहा है रिएक्शन के लिए, उस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं पाथ फंक्शन। सो देयर इज अ डिफरेंस। स्टेट फंक्शन कहता है कि वो पाथ टेकन से इंडिपेंडेंट होता है, और पाथ फंक्शन भी वो प्रॉपर्ली जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड होता है। दिस इज कैपेबल ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज। यहाँ पे हम इनिशियल और फाइनल वैल्यूज की इंटीग्रेशन करके प्रॉपर जो है वो एक वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो मल्टीपल इंटीग्रेशन जो है वो हमें करनी पड़ती है। यहाँ पे एनी नंबर ऑफ स्टेप्स रिजल्ट इन द सेम वैल्यू, कोई भी स्टेप पे सभी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और यहाँ पे डिफरेंट स्टेप पे क्या होगी, डिफरेंट वैल्यूज जो है वो देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं स्टेट फंक्शन की, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल होंगे टेम्परेचर, प्रेशर, अमाउंट एंड द आइडेंटिटी ऑफ द सिस्टम। अब देखो टेम्परेचर है, हमें तो टेम्परेचर से लेना देना ना, कि अगर वो स्टार्टिंग में 20 था, लास्ट में वो 50 हो गया, तो हमें बस उतना ही चाहिए। वो बीच में कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। वी जस्ट वांट द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो देखने को मिलती है। सो दैट इज व्हाई इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेट फंक्शन, एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of crystal defect is indicated in the diagram given below। कि ये जो आपको डायग्राम दिखाई जा रही है, इसमें किस टाइप का डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शंस है फ्रेंकल एंड स्कॉट की, दोनों ही है, स्कॉट की है, इंटरस्टिशियल है या फ्रेंकल है। अब देखो ये दोनों जो हैं, ये सारे जो हैं वो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंडर आते हैं। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, दिस इज स्टोशियोमेट्रिक। स्टोशियोमेट्रिक का मतलब है कि जितना कॉन्स्टिट्यूएंट की रेशियो पहले थी, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल वो रेशियो क्या रहती है, सेम रहती है। जितना पहले था उतना ही क्या है, बाद में है। और ये जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दैट मींस या तो आपका स्कॉटकी होगा या तो आपका फ्रेंकल होगा। अगर मैं स्कॉटकी की बात करूं तो स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर्स ऑफ केटाइन्स एंड एनाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशंस। और इससे क्या होती है, क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहती है, डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज नोन एज द स्कॉटकी डिफेक्ट। और अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एक केटाइन जो है वो अपनी जगह से उठ रहा है और वो क्रिस्टल में ही कोई खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसे हम कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, Na पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ पे Cl नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव होना चाहिए था और यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो देखो दो Na पॉजिटिव रिमूव है और दो ही Cl नेगेटिव जो है वो गायब है। सो यहाँ पे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ केटाइन्स एंड एनाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर प्लेस। सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज द स्कॉटकी डिफेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मान लो अभी सिस्टम क्रिस्टल पूरा होता और यहाँ से Na पॉजिटिव उठता, यहाँ पे होल क्रिएट करता और वो यहाँ पे जगह ऑक्युपाई कर लेता कोई, देन इट इज व्हाट, देन इट इज द इंटरस्टिशियल साइड, जिसमें न्यूट्रलिटी क्या रहती, वो तो सेम ही रहती, न्यूट्रलिटी भी बनी रहती, जो डेंसिटी थी वो भी सेम रहती, क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह से उठकर कहीं गया भी है तो क्रिस्टल में ही ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The intermetallic compound lithium, that is lithium और सिल्वर का जो आपके पास कंपाउंड है वो क्या है, has a cubic crystalline structure in which each lithium atom has 8 nearest neighbor silver atoms and vice versa. What is the type of unit cell? अब देखो आपके पास सेल की अगर मैं बात करूं तो जब आप एक यूनिट सेल को एक साथ जोड़ते हो 3D एनिमेशन में या 3D स्ट्रक्चर में, तो उससे क्या होता है, यूनिट सेल या क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। अगर मैं क्रिस्टल लैटिस की बात करूं तो ये टू टाइप का होता है, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होते हैं आपके नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
क्लियर है। अगर मैं प्रिमिटिव की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो क्यूब है वहां पे जो एटम्स प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है और कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। So the system, yeah, the cubic system in which all the atoms are present on the corners only, then it is known as the primitive unit cell. और नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि कॉर्नर में तो प्रेजेंट है ही है, बट हो सकता है कि वो बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है वो एंड्स में प्रेजेंट हो सकता है कि वो फेस में प्रेजेंट हो। तो जब यहाँ पे कॉर्नर्स के अलावा और भी कहीं एटम्स प्रेजेंट हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अगर तो वो सिर्फ सेंटर में प्रेजेंट है, एक ही है, देन इट इज नॉन एज द बीसीसी। अगर एक क्यूब में कॉर्नर्स पर भी एटम्स प्रेजेंट है और साथ में फेस के ऊपर भी प्रेजेंट है, देन दैट इज नॉन एज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब फेस कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4, एक 5 और एक इसके ठीक पीछे होगा, तो 6 फेसेस आ जाएंगे। और अगर एंड सेंटर्ड की बात करें तो या तो यहाँ प्रेजेंट होंगे या फिर साइड वाले एंड्स में प्रेजेंट होंगे। सो दीज आर अंडर व्हाट, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो यू कैन से दैट कि नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या आते हैं आपका, बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया, सिंपल क्यूबिक हो गया, एससीपी हो गया, या फिर एंड सेंटर हो गया। ये सारे आपके किस में आते हैं, नॉन प्रिमिटिव में। अब वो बोल रहा है यहाँ पे कि एक आपके पास क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, उसमें उसने बोला लिथियम को सेंटर में रख लो चाहे सिल्वर को एंड सेंटर में रख लो। तो मैंने एजी सिल्वर को सेंटर में रख दिया और बोला कि 8 कॉर्नर्स पे दूसरे एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। अब देखो सिल्वर एक है, मतलब वो सेंटर में प्रेजेंट है और बाकी सारे कॉर्नर्स के हैं, तो वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर यूनिट देखने को मिलेगा, बीसीसी, बिकॉज बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, व्हेन द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as the center of the cube, then it is known as the BCC structure. So according to the question, option A is the right answer, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला था कि सिल्वर और लिथियम है, has a cubic crystalline structure in which each lithium atom has 8 nearest neighbor silver atoms and vice versa, कि उल्टा भी हो सकता है। तो मैंने सिल्वर को बीच में लिया, लिथियम सारे कॉर्नर्स के ऊपर है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बीसीसी यूनिट सेल जो है वो कहते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लाइक दिस। क्लियर है, जैसे मैंने पहले बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the coordination number and the oxidation state of chromium in given complex are respectively। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, देखो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। होता क्या है यहाँ पे कि सेंट्रल मेटल एटम्स जो है वो जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम के साथ कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं वो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्रोमेट देखने को मिलता है, और अगर मैं क्रोमेट, इसका नाम क्या है, क्रोमेट है। और अगर मैं क्रोमेट की बात करूं, सो दिस इज व्हाट, बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि इसके पास जो है वो 2 डोनर एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो दैट मीन्स कि एक क्रोमेट जो है वो 2 जो है 2 क्रोमेट्स के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डोनेशन साइट्स होती हैं। दैट मीन्स कि 3 into 2 कितना हो गया आपके पास 6। दैट मीन्स कि क्रोमियम के साथ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रोमेट जो है वो जुड़े हुए हैं, दैट इज 6 जो है वो जुड़े हुए हैं। दैट इज व्हाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, या कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, दैट इज 6। और अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, देखो K3 है, मतलब कि एक पोटेशियम देता है +1, तो 3 कितने देंगे, +3। क्रोमियम की मुझे निकालनी है, उसको मैंने मान लिया X। एक क्रोमेट जो है वो -2 दे रहा है, तो -2 into 3 कितना हो गया, -6, which is equals to 0। X minus 3 is equals to 0 and X is equals to +3. That is why 6 and +3 are the right answer. I hope कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालना आती हो। So this is the right answer। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में या कोऑर्डिनेशन नंबर में कंफ्यूज नहीं होना, 3 मत लिख देना वहां पे, क्योंकि क्रोमेट इज व्हाट, दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, 2 डोनर साइट्स हैं यहाँ पे। तो वहां पे क्या होता है, 2 डोनेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। दैट इज वाई 3 into 2 is equal to 6। दैट मीन्स कि क्रोमियम के साथ जो है वो 6 लिगेंड्स जो है वो जुड़े हुए हैं। क्लियर है, चलिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 6 and +3 आर द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन इज फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग के लिए सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो पहले आ रहा है। देन हम जो है वो मेटल का नाम लिखते हैं, देन जो है वो हम
ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। अगर यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता तो सबसे पहले उसका नाम आता है, और अगर ब्रैकेट के बाहर है तो उसका नाम सबसे लास्ट में आता है। क्लियर है? और अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पे मेटल के साथ जो है वो 8 का यूज किया जाएगा, अदरवाइज उसका नाम सिंपल लिखा जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो, दिस इज व्हाट अमोनिया, ठीक है, अमीन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज नाइट्रो एंड दिस इज फ्लोरीन। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आ रहा है? अमीन आ रहा है, देन उसके बाद क्या आ रहा है? ब्रोमीन, एंड देन क्लोरीन, एंड देन नाइट्रो आ रहा है। तो इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें निकालनी आनी चाहिए। अब देखो प्लेटिनम की निकालनी है ना, उसकी आ गई एक्स, अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसकी आ जाएगी आपकी 0। ब्रोमीन जो है वो, एक ब्रोमीन जो है वो देगा -1, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे देगा -1 ही देगा ये भी, और Cl जो नहीं -2 देगा, और यहाँ पे क्लोरीन कितना देगा? -1 देगा, विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया आपके पास x। अच्छा क्लोरीन बाहर भी है ना, एक सेकेंड, NO2 पे कितना चार्ज होता है? माइनस होता है, वेट, इसको दोबारा से करते हैं। अब देखो प्लेटिनम x प्लस 0 -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया आपके पास x - 4 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू +4 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है? और अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ट्राई एमीन, देन ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्रो, प्लेटिनम 4 क्लोराइड। So option A is the right answer. Clear है? So the right answer of this question is option A. यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत जरूरी है। अल्फाबेटिकली जो लिगेंड्स पहले आ रहे हैं उनका नाम लिखना है, देन हमने मेटल का नाम लिखना है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर कोई लास्ट में है तो उसका नाम लास्ट में, और अगर मान लो यहाँ पे पहले कोई होता तो सबसे पहले उसका नाम आता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्नबुल्स ब्लू इज, इसमें से जो वो टर्नबुल्स के नाम से किसे जाना जाता है? देखो दो कलर्स आते हैं जब भी हम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करते हैं, तो एक जो होता है वो डीप ब्लू कलर आता है, एक थोड़ा लाइट ब्लू कलर आता है। तो वो पूछ रहा है कि टर्नबुल्स ब्लू के नाम से किसे जाना जाता है? फेरिसाइनाइड, फेरिसाइनाइड, फेरसाइनाइड या फिर फेरिफेरोसाइनाइड। So the right answer is option B, that is feriscyanide is known as the Turnbull's blue. देखिए दिस इज द पर्शियन ब्लू एंड द टर्न्स ब्लू। तो वो कहता है कि पर्शियन ब्लू क्या होता है? डार्क ब्लू पिगमेंट होता है, और जो टर्न्स ब्लू है वो क्या है? सेम सब्सटेंस है बट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट रिएजेंट, बस यही डिफरेंट होता है कलर का। सो आपको डायरेक्ट लर्न रखना है कि टर्नबुल्स ब्लू किसे कहा जाता है? फेरिसाइनाइड को जो है वो उस नाम से जाना जाता है। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस चूज द करेक्ट एग्जांपल फॉर द गैसियस सॉल्यूशन। इसमें से गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल जो है वो हमने देखना है, दैट इज फ्रॉम गैस इन गैस, जिसे हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी क्या है? गैस है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन इट इज व्हाट? गैस इन लिक्विड। सो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? गैस है, वाटर क्या है? लिक्विड है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैम्फर इन नाइट्रोजन, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा सोच सकती हूँ। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी गैस इन लिक्विड आ जाएगा। हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, तो ये क्या है? गैस इन सॉलिड आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। गैसियस सॉल्यूशन का पूछा था, दैट मींस कि गैस इन गैस। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कैम्फर है वो बहुत अच्छी क्या करता है? सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। किसको शो करता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? When solid directly changes into gas without going to the liquid state, then this is known as the sublimation process. और कैम्फर जो है वो जल्दी जो है वो गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, तो वहां पे सब्लिमेशन की वजह से ऐसा होगा, और वो डिसॉल्व भी किसमें हो रहा है? नाइट्रोजन गैस में। सो दिस इज गैस इन गैस सॉल्यूशन है, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दिस इज हाउ डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस वेरी विद द प्रेशर, कि प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीजेस विद प्रेशर, डिक्रीजेस विद प्रेशर, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस, या फिर नो इफेक्ट। अब देखो गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। क्लियर है? अब
आप जितना इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में कंप्रेस हो जाएंगे, तो आप ज्यादा गैस को क्या कर पाओगे, फिल कर पाओगे, कंप्रेस कर पाओगे, और ज्यादा गैस क्या होगी, सॉल्यूबल होगी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की प्रेशर के साथ जब वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर यही क्वेश्चन टेम्परेचर के रिलेशन में पूछा होता तो देखो, अगर मैं सिंपल बात करूं कि जब आप किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, मान लो मैंने पानी में चीनी डिसॉल्व करनी है, तो एक स्टेज आई जब चीनी घुलना बंद होगी, उसके बाद मैंने क्या किया कि उसको हीट किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो वो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी फास्ट होगी। बट गैसेस के केस में क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि गैसेस के केस में टेम्परेचर के साथ वही रिलेशन क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर आप गैसेस के केस में इंक्रीज करते हो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और गैसियस मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से एस्केप कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, एंड दैट इज व्हाई कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्रेशर के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट है, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो दिस इज वेरी ट्रू रिएक्शन, ये बहुत सही रिएक्शन है। जहां पे भी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन पार्ट करते हैं, वहां पे ये चीज जो है वो समझाई गई है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपसे क्या पूछा हुआ है? फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है। नेक्स्ट है, हाफ लाइफ ऑफ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दिस इज आल्सो राइट, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन मे बी जीरो और फ्रैक्शन। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कभी भी जीरो और कभी भी जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। क्या आपने किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, मतलब मान लो ब्रोमीन है, उसके ऊपर 3/4 ऑर्डर आपने कभी देखा है? वो नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ना तो जीरो होती है और ना ही वो फ्रैक्शन में होती है। एंड लास्ट ऑप्शन इज आल्सो ट्रू कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो टी हाफ की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? 0.693/K। दैट इज इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो और फ्रैक्शन में नहीं होती है। क्लियर है? सो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनता है Ka0, जहां पे सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। और यहाँ पे जो ग्राफ है वो भी आप देख सकते हो। और अगर मैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड की बात करूं तो उसका एक्सप्रेशन आता है 1.5 Ka²। तो देख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ वाटर मॉलिक्यूल? अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है? H2O with 2 lone pairs and this is known as what? Bend shape। क्लियर है? सो मतलब ये तो सही है। क्या इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 120 डिग्री आपको कहां पे देखने को मिलता है? ट्राइगोनल प्लेनर में देखने को मिलता है। सो मतलब कि अगर बी गलत है तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। तो क्या ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? नहीं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जहां पे सेम H2, Cl2, I2 इस टाइप के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, जहां पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। एंड वाटर में क्या है? डाइपोल मोमेंट की पर्टिकुलर थोड़ी सी वैल्यू जो है वो प्रेजेंट होती है। सो वाटर क्या है? आपका पोलर मॉलिक्यूल है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर की वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? बेंड शेप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है विद 2 लोन पेयर एटम्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, which chemical test is used to distinguish between the benzoic acid and ethyl benzoate? वो बोल रहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड है और एक आपके पास इथाइल बेंजोएट प्रेजेंट है। इन दोनों के टेस्ट के लिए, डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए कौन से टेस्ट का यूज जो है वो किया जाता है? रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी के पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो डिस्टिंक्शन टेस्ट से पक्का देखने को मिलता है। अगर मैं टॉलरेंस टेस्ट की बात करूं तो टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? जहां पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ आपकी रिएक्शन करी जाती है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए जो है वो टॉलरेंस, फेलिंग और आइडोफॉर्म का यूज किया जाता है। फेलिंग में फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी का यूज किया जाता है। आइडोफॉर्म जो है वो मिथाइल आयोडाइड के साथ किया जाता है।
और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वो स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वो किया जाता है फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेंजोइक एसिड एंड द इथाइल बेंजोएट। क्लियर है? सो दिस इज द रिएक्शन की बेंजोइक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है वो सोडियम बेंजोएट की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलती है और ऐसे ही बाकियों के केस में यहाँ पे एफर्विसेंस जो है वो देखने को नहीं मिलती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस और आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में भी आ गए होंगे। सो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो इस सेशन को शेयर करिए ताकि उन्हें भी जो है ये चीज फ्रूटफुल लगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।